हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे जो EMRS PGT बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आया है, यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो PGT का एग्ज़ाम आया था उसके क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों NVS KVS का पैटर्न भी लगभग सेम ही रहता है, दैट्स वाई ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा एक तैयारी के हिसाब से, प्रिपरेशन के हिसाब से भी, और जो इसको एग्ज़ाम को दे के आए हैं वो भी अपना थोड़ा देख पाएंगे कि कितना लगभग क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जैसी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा सही आंसर्स देने की दोस्तों। बाकी कुछ अगर गलत भी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, भेज सकते हैं, हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। 51st क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द यूज ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन इन एवरी मैक्लियोड मकार्ट एक्सपेरिमेंट टू एस्टेब्लिश DNA जेनेटिक मटेरियल। दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन, दो स्ट्रेन इन्होंने लिए थे। स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वायरुलेंट होते हैं, और स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में इनको इन्होंने क्या किया था, हीट किल कर दिया था स्मूथ बैक्टीरिया को। और उसके बाद जो लाइव रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनमें देखा कि वो जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो गया है। तो लाइव रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 4th वन। 52nd देखते हैं, रोल ऑफ होस्ट वेक्टर सिस्टम इज क्रूशियल फॉर मेकिंग अ रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज वेक्टर इन RDNA टेक्नोलॉजी। तो वेक्टर में दोस्तों यहाँ पे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम दे रखा है, तो येक और बैक की NCERT में गिवन है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये तो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा लैम्डा बैक्टीरियोफेज ये शायद हम नहीं यूज़ करते, बाकी शीर्षा कोलाई यूज़ करते हैं। TI प्लाज्मेट ऑफ द प्लांट भी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें दोस्तों सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ट्रांसक्रिप्ट RNA सिमिलर टू दैट कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA। नहीं, ये कोडिंग स्ट्रैंड की नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड की रहता है। फिर उसके बाद में हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स हेल्प इन अनवाइंडिंग ऑफ DNA डबल हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। सही बात है, हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज ये दोनों ही, हेलिकेज इसको अनवाइंड करता है, टोपोआइसोमरेज एक तरीके से इस अनवाइंड को स्टेबलाइज करता है, आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम जैसे ही, क्योंकि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसको अनवाइंड करेंगे तो वापस से वो कॉइलिंग करने की कोशिश करेगा, तो उसको स्टेबलाइज करने का काम टोपोआइसोमरेज का रहता है। थर्ड है, तो ये सेकंड ऑप्शन वैसे सही है, थर्ड भी देख लेते हैं। RNA पॉलीमरेज एंजाइम बिकम होलो एंजाइम व्हेन रो फैक्टर अटैच विद द कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर अटैच होता है तब ये होलो एंजाइम बनता है, तो ये गलत है, यहाँ पे रो नहीं आएगा, सिग्मा आएगा। फोर्थ है, प्रमोटर इज प्रेजेंट जस्ट एट द साइट फ्रॉम वेयर RNA ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस। हाँ, लेकिन पोर्शन ऑफ DNA प्रेजेंट इन प्रमोटर ऑल्सो, ये पोर्शन ट्रांसक्राइब नहीं होता दोस्तों, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। 54 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट एस्टेब्लिश बाय द एक्सरे डिफ्रेक्शन क्रिस्टलोग्राफी इन प्यूरिफाइड DNA। इसमें से कौन सा फैक्ट एस्टेब्लिश नहीं किया गया है? देखो फैक्ट इसमें सारे ही सही लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है DNA इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड, सही है। एडेनिन एंड थाइमिन बेसिस ऑलमोस्ट इक्वल एट द सेम ऑब्जर्व्ड इन द गुआनिन साइटोकिन, सही है। 10 लेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन पर हेलिक्स ऑफ द DNA, और फुल टर्न जो होता है हेलिक्स का वो 3.4 नैनोमीटर, ये भी सही है, क्योंकि 34 आर्मस्ट्रांग बोलो इसको, और 3.4 नैनोमीटर एक ही बात है। इसमें दोस्तों क्रिस्टलोग्राफी में हमें DNA के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक तो ये और वो डबल हेलिक्स होता है, ये क्लियर हुई थी सबसे पहले जो बातें हुई थी। बाद में मुझे नहीं लगता कि अच्छा 10 बेस पेयर के भी हो सकता है, लेकिन इतना डिटेल व्यू तो नहीं देगा, एडेनिन और थाइमिन बेसिस को नहीं जान पाएगा, इसलिए इसमें क्रिस्टलोग्राफी में सेकंड पॉइंट मुझे लगता है कि एस्टेब्लिश हम नहीं कर पाएंगे। सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 55 देख लेते हैं, कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है एनालॉगस ऑर्गन्स का। दोस्तों एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं उनका ओरिजिन अलग अलग होता है, लेकिन फंक्शन सेम होते हैं, तो डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, हमें ये देखना है। अब विंग्स ऑफ इंसेक्ट और बैट की बात करें तो ये तो एनालॉगस का ही एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। ह्यूमन आई और ऑक्टोपस भी एनालॉगस का एग्जाम्पल है। फिन्स ऑफ कॉन्ड्रिकाइट्स एंड
किटेकियस एनिमल्स, ठीक है। थर्ड वन, टेंडल्स ऑफ क्यूकरबिटा प्लांट एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया। तो दोस्तों इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, ये होमोलोगस ऑर्गेन्स है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही यानी टेंड्रल्स ऑफ क्यूकरबिटस प्लांट एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया ये ब्रांचेस हैं, मॉडिफाइड ब्रांचेस हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो। दीज आर द मॉडिफाइड ब्रांचेस। तो ये दोनों कैसी हैं दोस्तों, ये होमोलोगस हैं। तो इसका जो आंसर जाना चाहिए वो फोर्थ जाना चाहिए, क्योंकि उसने पूछा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस, तो एनालोगस तो है नहीं, ये होमोलोगस है, तो फोर्थ इसका आंसर जाएगा। 56 देखते हैं। Which of the following enzyme is responsible for breaking the parental DNA helix ahead of replicating fork to squill the helix? तो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों टोपोआइसोमरेज है। तो टोपोआइसोमरेज जो है वो अनवाइंडिंग स्टार्ट करता है जब स्टार्ट होने वाला होता है ट्रांसक्रिप्शन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 तो ट्रांसक्रिप्शन में, ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करते हैं, साथ में ये प्राइमर की तरह भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो रेप्लिकेटिंग फॉक है उससे आगे जो मतलब अनवाइंडिंग होती है, जो साथ साथ एंजाइम चलता है, वो हेलिकेज है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ होना चाहिए। 57th देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन बेस्ड ऑन द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें दोस्तों पहला दे रखा है ग्वानिन प्रेजेंट इन डीएनए इज अ पैरामिडीन बेस। जो एडेनिन और ग्वानिन है वो प्यूरिन्स हैं दोस्तों, जहाँ तक मेरे को पता है प्यूरिन्स है। करेक्ट वन बेस्ड ऑन द, करेक्ट पूछा आपसे, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड है डीऑक्सीराइबोज शुगर ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीनेटेड एट सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम। तो सेकेंड पे रहती है, थर्ड पे तो नहीं है। नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज बाउंड विद द फर्स्ट कार्बन, ये सही बात है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए, ओनली सी ऑफ द अबव, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। 58 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज क्रेडिट फॉर डिस्प्रूविंग द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। दोस्तों इसमें जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी है, वैसे तो उसको उनको लुइस पास्चर ने एक तरीके से डिस्प्रूव किया था।